एवरीवन गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? मेरी आवाज सभी को ठीक से आ रही है बेटा? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है ठीक से सभी को? एक सेकंड रुक जाओ यार, फिर अटका दिया। एक सेकंड जस्ट देना मुझे। मेरा यही प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी भी लेट ज्वाइन किया। मेरा ये जो तार है ना वो हिल जा रहा है, वीक हो गया बहुत ज्यादा। चलो आइए। तो आवाज ठीक से आ रही है मेरी? बेटा मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके, यस, ठीक है। आ जाओ जी, चलो बढ़िया। तो आज हम लोग करने वाले बेटा ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, आज बहुत ही कम एमसीक्यूज हैं। 147 एमसीक्यूज है जो हमारा पार्ट 2 का जो बचा हुआ था वो अभी अपन निपटा देंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में। और लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज अपन चैप्टर अभी लेने वाले हैं। द चैप्टर्स आर वेरी वेरी, टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो टॉपिक हम लोग आज के मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करें क्या? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आवाज मेरी ठीक से अगर आ रही है तो एक बार कॉमेंट कर दो। आवाज आ रही है ठीक से? यस, आवाज आ रही है। चलो जी, आइए जी। हाँ, फुल सिलेबस प्रैक्टिस भी आज होगी बेटा। आज फुल सिलेबस प्रैक्टिस भी मैं ले लूंगा, ठीक है? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। ओके, चलिए। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन एंड देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड लैक ऑपेरॉन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जो 47 एमसीक्यूज होगा वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर अपन लास्ट में करने वाले हैं, जो 47 है। आइए इस मॉड्यूल में क्या कह रहा है, ध्यान से बात को सुनिएगा। एक एक सवाल बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, कह रहा है कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है? नो सिंगल बेस टेक अ पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। क्या ये दोनों बात एकदम सही है? क्या ये बात दोनों सही है कि जो जेनेटिक कोड है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है? ओके, कोई भी सिंगल बेसिस जो है ना वो एक से ज्यादा कोडॉन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज योर करेक्ट। कौन सा ट्रू नहीं है जेनेटिक कोड के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर जेनेटिक कोड? बेटा जेनेटिक कोड के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ये नियरली यूनिवर्सल होता है, इट इज अ डीजेनरेटिव। अ कोडॉन इन द एमआरएनए इज रेड इन द नॉन कॉन्टीजियस फैशन। बेटा कॉन्टीजियस फैशन में ही रीडिंग की जाती है। ओके, कॉन्टीजियस फैशन में। डीजेनरेसी रिफर्स टू, बेटा जी डीजेनरेसी रिफर्स टू वन अमीनो एसिड हैज अ मोर देन वन कोड ट्रिपलेट, ठीक है? कोडॉन विच स्पेसिफिक द सेम अमीनो एसिड डिफर ओनली इन द थर्ड बेस ऑफ द ट्रिपलेट। क्या ये तुम्हारे पास डीजेनरेसी होती है क्या? यस, हाँ, जिसे अपन वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं ना, डिफर ओनली द थर्ड बेस ऑफ द ट्रिपलेट, इसे वोबल हाइपोथेसिस क्या कहा जाता है? वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं इसे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द एयूजी? एयूजी के लिए कौन सा करेक्ट होगा बेटा? ये मीथियोनिन के लिए कोड करता है, ये इनिशिएशन कोडॉन है। इट कोड फॉर मीथियोनिन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, दोनों में ये उन्हीं के लिए कोड करेगा। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू द ह्यूमन। ट्रिपल यू किसके लिए कोड कर रहा है? जो ट्रिपल यू है किसके लिए कोड करेगा? ये कोड करेगा फिनाइल अलानिन के लिए कोड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज कोडेड बाय द सिंगल कोडॉन? सिंगल कोडॉन से ही कोड हो रहा है। ये सवाल एक पेपर में आ सकता है बेटा, ये सवाल 2025 में आपके आ सकता है। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो कि सिंगल कोडॉन से ही कोड होता है? वो है आपका ट्रिप्टोफान। कौन है वो आपके पास? दैट इज अवर ट्रिप्टोफैन। ओके, विच इज ओनली कोडेड बाय यूसीजी। सिर्फ इनसे, सॉरी यूसीजी कह रहा मैं, यूजीजी होगा ना ट्रिप्टोफान, यूजीजी। इट इज ओनली कोडेड बाय सिंगल कोडॉन। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोडॉन यूजीजी से आपका ट्रिप्टोफान जो है वो कोड होता है। अगला सवाल, द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय डैश वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग द आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। किसने बेटा होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में बात की थी? कौन थे वो थे हरगोविंद खुराना सर। चलो
क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से ना सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर एस फॉलोज। ओके, कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये पूछा हुआ इनकरेक्ट। द कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, 61 codon code for the amino acids and a 3 codon do not code for any amino acid, hence they function as a stop codon। ये करेक्ट है। 1 codon code for only one amino acid, hence it is ambiguous। ये नॉन एम्बिग्यूटी हो जाएगा ना। ओके, ये तुम्हारे पास सॉरी 1 codon code for only one amino acid, ये तुम्हारे पास क्या है जी, इट्स अ नॉन एम्बिग्यूअस, ये काट दो। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code are degenerative। degenerative होगा, ये भी काट दो। The codon is read in the mRNA in contiguous fashion, और कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता, ये करेक्ट है। AUG has a dual function, it code for the methionine and it also act as a initiator codon। So जो 2 और 3 है ये तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। The codon on the mRNA is this। ये बताओ इनके अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। CAU किसके लिए कोड करेगा, CAU कोड करता है हिस्टीन के लिए, हिस्टीन के लिए। CCU किसके लिए कोड करेगा, प्रोलीन, लाइसिन और ल्यूसीन के लिए। तो ये जेनेटिक कोड से ट्रिप्टोफान के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है और एक ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देयर आर 64 बेसिस ऑफ कोडॉन इन द जेनेटिक कोड डिक्शनरी, बिकॉज 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन क्यों है, बिकॉज जेनेटिक कोड आपके ट्रिपलेट होते हैं। जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड आपके ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दिमाग लगा करना। हर गोविंद खुराना ये सॉरी जॉर्ज गैमो ये आपके एक फिजिसिस्ट थे। हर गोविंद खुराना इन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाया था। मार्शल नीरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और सेवेरो ओचा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ट्रिपल यू would code for phenylalanine, some exception of this rules have been found in। ओके, अब देखो ये बहुत सारे बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा। ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइललानिन, इसे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड इन सम प्रोटोजोन्स। स्टेटमेंट है 1 codon code for only one amino acids, hence it is unambiguous and specific है। ये बात सही है। ये the genetic code is nearly universal। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है। A mature mRNA consists of 900 bases without any stop codon in between, कोई भी stop codon नहीं है। Calculate the number of amino acid coded by this mRNA during the translation। टोटल कितने आपके पास बनेंगे, टोटल कितने, अगर आपको पता है एक कोडॉन के लिए कितने बेसेस रिक्वायर्ड है, 3 बेसेस रिक्वायर्ड है, 3 बेसेस रिक्वायर्ड है। अब मेरे पास अगर 900 बेसेस हैं तो क्या मेरा 300 कोडॉन बन रहा है, क्या 300 कोडॉन बनेगा, और 300 कोडॉन 300 अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। Isn't it? ओके, उनकी तरह दिखने वाला। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ना है वर्षिता, चलो क्लियर हो गया बातें, ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, एम्बर कोडॉन इज अ टर्मिनेशन कोडॉन और ओपैल इज अ स्टार्ट कोडॉन। ये क्या लग रहा है बेटा, ये गलत है। एम्बर तुम्हारे पास टर्मिनेशन कोडॉन होता है, सभी लोग जानते हो, और तुम्हारे पास जो ओपल है वो भी तुम्हारे पास क्या है जी, स्टॉप ही कोडॉन होता है। यूजीए, ओपाल तुम्हारा यूजीए, ये तुम्हारा स्टॉप कोडॉन ही होता है। Which of the following feature of a genetic code does allow the bacteria to produce a human insulin by the recombinant DNA technology? वो कौन सा फीचर है जेनेटिक कोड का जो ये बैक्टीरिया को अलाउ करेगा इंसुलिन बनाने के लिए, बिकॉज जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ये आपका यूनिवर्सल होता है। द डैश पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोराइलेज कौन है, वो सेवेरो ओचा एंजाइम है क्या, सेवेरो ओचा एंजाइम है क्या जी, ओके यस।
वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग। अब इनसे क्या पॉलीमराइज किया गया बेटा, आरएनए को पॉलीमराइज किया गया विद डिफाइंड सीक्वेंस, नॉट डीएनए, आरएनए पॉलीमराइजेशन हुआ था। ये भी सवाल एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। द डैश सल्फर सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द जेनेटिक कोड टू डिसाइफर। जेनेटिक कोड को डिसाइफर करने के लिए मार्शल नीरनबर्ग ने एक सल्फरी सिस्टम के बारे में बात की थी क्या, ओके, जो कि डिसाइफर करने में बहुत ही उनको हेल्प दिया जी। ओके चलो बेटा, ट्रिपल यू यूयूसी ये कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। ट्रिपल यू जो कोड करेगा वो फिनाइल अलेनिन के लिए कोड करता है, और यूयूसी भी जो है वो फिनाइल अलेनिन के लिए ही कोड करता है। ये दोनों फिनाइल अलेनिन के लिए कोड करते हैं। डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है कि ए कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है कि सब अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ड्यूअल फंक्शन आपका एयूजी परफॉर्म कर रहा है। और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन से लेके बैक्टीरिया तक ट्रिपल यू फिनाइल अलेनिन के लिए ही कोड करेंगे। चलो बेटा, इन 125 अमीनो एसिड सीक्वेंस अगर 25th कोडॉन जो है अमीनो एसिड का अगर वो म्यूटेट कर गया है तो यूए तो क्या होगा। अगर 25th कोडॉन अगर म्यूटेट किया है, अगर 25th कोडॉन अगर म्यूटेट किया है तो मेरे पास अब पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड, है ना। 25th से नहीं बनेगा, 24 तक तो बहुत ही प्रॉपर्ली बनेगा ना, 24 तक बहुत ही प्रॉपर्ली तुम्हारे पास बनेगा जी, ठीक है, ये बहुत ही प्रॉपर्ली आपके पास बनेगा। देन 24th अमीनो एसिड बहुत इजीली आपके पास बन जाएंगे। ओके, इन द जेनेटिक कोड, एक सेकंड रुकना, देख रहे मेरी बाल ऐसा लग रहा है करंट मार दिया है मेरे को। चलो हाँ, in the genetic code 61 codon code for 20 different type of amino acid. This is called, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डीजेनरेटिव। जेनेटिक कोड है, डीजेनरेटिव होता है। द कोडॉन ट्रिपल यू एंड यूयूसी कोड फॉर फिनाइल एलेनिन ओनली। दिस फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड, इस फीचर को अपन क्या कहेंगे, डीजेनरेटिव कहेंगे। ओके, डीजेनरेटिव कहेंगे। देख रहे हो, वही सवाल है किस तरीके से घुमाया हुआ है, वही सवाल है किस तरीके से घुमाया हुआ है। जेनेटिक कोड इज अ डीजेनरेटिव, ऑल अमीनो एसिड इज कोडेड बाय द मोर देन वन कोडॉन। क्या ये बात सही है क्या, मेरे पास रीजन गलत है, असर्शन एकदम सही है कि जेनेटिक कोड मेरे डीजेनरेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा जी, कुछ अमीनो एसिड होंगे, सम, ऑल नहीं, सम अमीनो एसिड, ऑल अमीनो एसिड नहीं होगा, सम अमीनो एसिड। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। नॉनसेंस कोडॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग दी पेप्टाइड चेन, ये करेक्ट है। नॉनसेंस कोडॉन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द टीआरएनए, टीआरएनए इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। चलो मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, मजा आ रहा है क्या। चलो, एयूजी विल कोड फॉर मीथियोनिन, ट्रिपल यू विल कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, यूयूसी विल कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, और यूएजी जो है वो तुम्हारा नॉनसेंस कोडॉन है। डन। इन द बैक्टीरिया द कैटालाइटिक आरएनए इज फाउंड इन, ये 50th सब यूनिट होता है राइबोसोम का, ये तुम्हारा एक कैटालाइटिक यूनिट है क्या, ये एक आपके पास कैटालाइटिक आरएनए देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, देयरफॉर अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, अब किसके प्रेजेंस में एक्टिवेट करेंगे इसको, एटीपी के प्रेजेंस में एक्टिवेट करेंगे, एंड लिंक टू देयर कोगुलेट टीआरएनए, अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। In the prokaryote, during the translation or a protein synthesis, ribosome will form the polysomes. बात ठीक है। Different ribosomes of the polysomes utilizes a single strand of mRNA and produces many copies of same protein, है ना।
अगर सिंगल स्टैंडर्ड अगर एमआरएनए होगा तो वो तुम्हारे पास सेमी कॉपी ऑफ प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनमें ये चीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट। अच्छा, अब दिमाग लगाओ, ये पी क्या है बेटा? व्हाट डज ए एंड पी रिप्रेजेंट्स? ये ए क्या है और ये पी क्या है? ए और पी, ये ए जो है ये तुम्हारे पास टीआरएनए बाइंडिंग साइट है क्या, और पी इज योर पेप्टाइडियल साइट। बी होगा? नहीं नहीं, बी होगा ना। ये ए जो है वो तुम्हारे पास क्या है बेटा? ये तुम्हारा टीआरएनए बाइंडिंग साइट है, और पी तुम्हारे पास इज योर पेप्टाइडियल साइट्स। टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड टू, एमआरएनए पहले किन से बाइंड करेगा? स्मॉलर से या लार्जर सब यूनिट से? ये बात कर, ये तुम्हारे पास बाइंड करेगा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से। इन द प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए क्या करेगा? तो क्या सबसे पहले ये रीड करेगा जेनेटिक कोड को, ये रीड करेगा जेनेटिक कोड को टीआरएनए, और तुम्हारा स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर आएगा। ट्रांसलेशन के समय टीआरएनए का यही फंक्शन होता है, टीआरएनए यही काम करता है। चलो अगला सवाल। इन द प्रोकैरियोट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम फॉर्म द पॉलीसोम्स, अभी अपन ने किया था, और डिफरेंट राइबोसोम्स ऑफ द पॉलीसोम्स यूटिलाइजेस द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए एंड प्रोड्यूसेस द मेनी कॉपीज, है ना, ये बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे। एमआरएनए अटैचेस टू द राइबोसोम थ्रू इट्स 3 प्राइम एंड कि 5 प्राइम एंड, कल अपन ने सवाल देखा था, ये 5 प्राइम एंड से तुम्हारा अटैच होगा। द एमआरएनए हैज अ पॉलीएडेनिलेट रेसिड्यू एट द कैप, ये क्यों इनकरेक्ट है बेटा? ये भी तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। पॉलीएडेनिलेट तुम्हारे पास कैपिंग तुम्हारा 5 प्राइम एंड होगा, यहां पे पॉली ए टेल लगे हुए रहते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे गलत है। Which among the following process occur during the charging or amino acylation of tRNA? इस दौरान क्या होता है? एक तो जब हम लोग चार्जिंग करते हैं अमीनो एसिलेशन होगा, तो एक्टिवेशन होगा अमीनो एसिड का इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ओके, लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड टू देयर कोग्नेट टीआरएनए, ये देखने को मिलता है। राइबोजाइम एंड आरएनए पॉलीमरेज फॉलोइंग एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। राइबोजाइम, ये एंजाइम कहां पे यूज होगा बेटा? राइबोजाइम ये आपका यूज होता है ट्रांसलेशन में, ये ट्रांसलेशन में, और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में आपका यूज होता है। यूटीआर इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए रिफर्स टू, यूटीआर का मतलब क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन होता है क्या? बोथ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड दोनों जगह पर मिलेंगे। अब कुछ बढ़िया सवाल आ गया, आपको भी ये स्टेप बताना है। An eukaryotic cell post transcription prepare itself for synthesis of protein. So to meet its metabolic need, the modified mRNA translate into the protein through a sequential stepwise process. Identify the correct sequence of the step in the translation. Translation का correct sequence अभी आपको बताना है। सबसे पहले क्या होगा बेटा? अमीनो एसिलेशन होगा टीआरएनए का, फिर तुम्हारे पास अटैचमेंट होगा एमआरएनए का विद ए स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, फिर क्या होगा? कोडॉन एंटी कोडॉन रिएक्शन होगा बिटवीन द आरएनए एंड द अमीनो एसिल टीआरएनए, फिर आपके पास अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट, और लास्ट में लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। The process of translation of mRNA to protein begins as soon as, ये कब शुरू होगा बेटा? ट्रांसलेशन का प्रोसेस कब शुरू होता है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस कब शुरू होगा? जैसे ही स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का आके एमआरएनए से बाइंड कर जाए, आपका ट्रांसलेशन विल स्टार्ट। ट्रांसलेशन स्टार्ट्स। How many different protein does the ribosome consist of? एनसीईआरटी साफ साफ कहती है इसके बारे में। कितने हैं बेटा? हमारे पास 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। चलो, कौन सा यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। The cellular factory is responsible for synthesizing protein is the ribosome.
ये राइबोसोम है क्या? द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। इन इट्स इनएक्टिव आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ कह रहा है क्या, इनएक्टिव स्टेट में राइबोसोम एग्जिस्ट करता है 2 सब यूनिट में। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। 23S RNA in the bacteria is an enzyme ribozyme for the formation of peptide bond. So 1 और 4th जो है वो करेक्ट है। In the bacteria, which of the following plays a structural and catalytic role in the translational process? कौन प्ले करता है, कौन है वो है 23S RNA। ध्यान दीजिएगा इसको। Find out which statement with respect to the translation is a correct। ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉर ट्रांसलेशन द यूटीआर इज प्रेजेंट एट बोथ द 5' एंड बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड एट द 3' एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, नॉट ट्रांसक्रिप्शन। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडॉन AUG that is recognized by only initiator codon. The ribosome move from codon to codon along the mRNA. At the end of translation, the release factor will bind to the stop codon जो कि ट्रांसलेशन को रोक देगा। Polysomes is formed by, बेटा polysomes is formed by, okay, polysomes is formed by, दिमाग लगाओ फटाफट, several ribosome attached to the single mRNA. Protein synthesis in animal cell occurs. बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर होगा एनिमल सेल में? ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, प्रोटीन भाई राइबोसोम तुम्हारे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पर है। आजा, अब दिमाग लगाना बेटा, ये अलग ही सवाल है। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट कंटेन द कोडॉन। ये बी क्या होगा? चेन ऑफ अ अमीनो एसिड। ए इज योर, ये ए क्या होगा तुम्हारा? अच्छा, डायग्राम देखना ही नहीं है। और सी तुम्हारे स्मॉल सब यूनिट है, डायग्राम नहीं देखोगे हो जाएगा। बी मेरा एमआरएनए है क्या? बी मेरे पास एमआरएनए हो गया, यस। ये ए मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है और स्मॉलर सब यूनिट तुम्हारे पास कौन सा है? लार्जर सब यूनिट तुम्हारा 50S और स्मॉलर तुम्हारे पास 30S है। ए विल बी दी करेक्ट। ओके, ए विल बी दी करेक्ट। अरे दिख नहीं रहा है क्या? ये सवाल समझा? एमआरएनए हैज अ कोडॉन, ये ए तुम्हारा एक पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है। 50S जो है वो तुम्हारे पास लार्जर सब यूनिट और 30S तुम्हारे पास स्मॉलर सब यूनिट है। चलिए, there is a 125 amino acid, we want to synthesize the mRNA. Okay, how many nitrogen bases are required to form the sufficient codon to code a 125 amino acid? अगर 125 amino acid अगर मुझे बनाना है तो कितना होगा? 125 इंटू 3 करना पड़ेगा क्या? 375 मुझे बेसिस लगेंगे। अगला, a single strand of the mRNA is capable of forming the different polypeptide chain in the prokaryotes. Isn't it? ये मानते हो इस बात को? ये एकदम करेक्ट है। टर्मिनेशन कोडॉन तुम्हारे पॉलीपेप्टाइड में होता है क्या? नहीं सर, ये आपके एमआरएनए के पास होता है। स्टेटमेंट बी सही है, स्टेटमेंट एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 49, टीआरएनए ये ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड है क्या? फ्रॉम ट्रांसफरेज, सॉरी, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम्स, ये ट्रांसफरेज इसका है। ठीक है, आ जाओ अगला। एमआरएनए इट विल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरआरएनए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन और पेप्टाइड ट्रांसफरेज ये लिंकिंग करने में आपको हेल्प करेगा। आ जाओ जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैक ऑफ इरॉन। और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा हुआ है। चलिए आइए मैं यहां पे आपको देखो, एन इंड्यूसर रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द लैक ऑफ इरॉन, ये करेक्ट है। द रिप्रेसर प्रोटीन विल डिसोसिएट फ्रॉम द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, ये गलत है।
ये क्यों गलत है बेटा, ये क्यों गलत है? वो तुम्हारा इनएक्टिवेट होगा ना, वो डिसोसिएट नहीं होगा, इनएक्टिवेट होता है वो आपका इनएक्टिवेट होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। देखो लिखा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लैक्टोज द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द, ये तुम्हारा इनएक्टिवेट हो रहा है। इसके बाद the RNA polymerase has access to the promoter and the transcription proceed only when the repressor is inactivated, है ना। अगर रिप्रेसर इनएक्टिवेटेड रहेगा तभी जाके वो आगे चलने वाला है। तो 1 और जो 4th है वो तुम्हारे पास करेक्ट रहेगा क्या जी? 1 और 4 जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट रहेगा जी। ठीक है, क्लियर है? 1 एंड 4 इज योर करेक्ट जी। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। ये तुम्हारे पास डिसोसिएट नहीं करेगा, ये तुम्हारा एसोसिएट करेगा। रिप्रेसर प्रोटीन विल एसोसिएट फ्रॉम द ऑपरेटर रीजन, एसोसिएट करेगा, और यहां पर ये तुम्हारे पास एक्टिवेटेड रहेंगे। सॉरी कहां पे गया? इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड। तो उसके लिए 2 और 3 जो है ना वो आपके पास इनकरेक्ट है। In the E. coli, IE gene gets mutated. Its product cannot bind to the inducer molecule if the growth medium is provided with the lactose. तो क्या क्या आउटकम होंगे, क्या क्या चीज बनेगा? तो Z, Y और A जीन है ना वो तुम्हारा ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि I जीन आपका म्यूटेट कर गया है। I जीन अगर म्यूटेट कर गया तो Z, Y और A जो है ना वो बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करेंगे। एन एनवायरमेंटल एजेंट दैट ट्रिगर द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ओपेरॉन इज अ, जो ट्रिगर कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? जो ट्रिगर कर रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, which functional unit of the bacterial gene material is responsible for suppressing the activity of the operator region in the absence of lactose? कौन है वो? वो है तुम्हारे पास रेगुलेटरी जीन, है ना। ये तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबल होगी सप्रेस करने के लिए एक्टिविटी, ओके, ऑपरेटर की एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए। चलो जी, अब ये रिप्रेसर अभी जाके अगर बाइंड कर गया तो क्या होगा? अगर अब बाइंड कर गया तो ये तुम्हारे पास स्विच ऑफ हो गया क्या? लैक ओपेरॉन तुम्हारा स्विच ऑफ हो गया। क्या इनके बीच में अब ट्रांसलेशन होगा जेड वाई और ए का? होगा क्या? नहीं। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द लैक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इट रेगुलेट, ये क्या रेगुलेट करता है? ये स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन को रेगुलेट करेगा। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, अब सेल को किस तरीके से मिलेगा लैक्टोज? वो है तुम्हारा परमिएज, ओके, परमिएज एंजाइम के थ्रू, परमिएज एंजाइम। अब नेमिंग करना है आपको, चलो यहां पे नेमिंग करना है, कर दोगे 57 क्वेश्चन? दिमाग लगाना यहां पे, बढ़िया सवाल है ये ए क्या होगा बेटा? ये तुम्हारा इनिबिटरी एंजाइम है क्या? ये इनिबिटरी जीन है, ठीक है। बी इज योर ऑपरेटर रीजन, सी मेरे पास है जेड जीन, डी वाई और ई तुम्हारे पास ए जीन। डन, सी विल बी दी करेक्ट। देख लो, ये देख लेना, आपको पेपर में आ सकता है। अच्छा, आई जीन विल कोड फॉर, बेटा आई जीन विल कोड फॉर किसके लिए? आई जीन, यार सभी लोग आंसर करो। आई जीन जो है ना वो तुम्हारा रिप्रेसर होगा लैक ओपेरॉन का। जेड जीन विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई विल कोड फॉर परमिएज, और ए तुम्हारा ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांसफरेज। डी विल बी द करेक्ट। द सीक्वेंस, द स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरॉन ऑफ द ई कोलाई आर, किस सीक्वेंस में अरेंज है? सीक्वेंस बताओ। तो प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये सीक्वेंस में आपके अरेंज होते हैं बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरॉन? कौन स्ट्रक्चरल जीन नहीं है? तो लैक आई करके स्ट्रक्चरल जीन कोई भी नहीं होता। स्ट्रक्चरल जीन 3 ही है, कौन कौन? जेड, वाई और ए होता है।
इन द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन द प्रोकैरियोट्स, किस तरीके से होगा रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में? लैक्टोज एक्ट एज अ सप्रेसर फॉर अ जीन एक्सप्रेशन, नहीं सर। ट्रिप्टोफान तुम्हारा इंड्यूसर है, नहीं। रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूसेस अ रिप्रेसर प्रोटीन, जो रेगुलेटरी जीन है, लैक्टोज तुम्हारे पास क्या होता है, ये तुम्हारा इंड्यूसर होता है। लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर। तो जो थर्ड है ना वो अकेला करेक्ट है, रेगुलेटरी जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करेगा। चलो, द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट इज अ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, यही वो जगह है वहां पे कंट्रोल करने के लिए। द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रेगुलेटेड बाय द एक्सेसरी प्रोटीन्स व्हिच अफेक्ट द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार्ट साइट। इसके लिए तुम्हारा इनिशिएशन साइट पे ही क्या होता है बेटा जी, हमारे पास जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। Isn't it? ये उसका एक वैलिड रीजन है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना कि जो इनिशिएशन सेगमेंट है वहीं पर तुम्हारे पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो पहचान जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन बाय द रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज अ नेगेटिव रेगुलेशन। क्या इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं हम लोग? यस सर। क्यों? रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपरेरॉन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कॉजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, होगा ना, ट्राइसैकेराइड करके कोई चीज नहीं होती है। The development and differentiation of embryo into the adult organism are also the result of the coordinated regulation of expression of a several set of the gene. तो ये A और C जो है that will be your correct. चलो, who proposed the operon model of a gene regulation? किसने प्रपोज किया था बेटा ओपेरॉन मॉडल को? जेकब एंड मोनोड, जेकब और मोनोड। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द जीन रेगुलेशन। अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताओ कौन सा? द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन अ ट्रांसक्रिप्शन एट अ गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद द एक्सेसरी प्रोटीन, ये करेक्ट है। द रेगुलेटरी प्रोटीन इन द ओपेरॉन कैन, अच्छा पॉजिटिवली रहेगा तो ये तुम्हारा एक्टिवेटर रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो ये तुम्हारे पास रिप्रेसर रहेगा, तो काटो। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर, ये करेक्ट है। लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपरेरॉन, ये भी करेक्ट है। तो जो 2 है ये आपके पास गलत है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेरॉन एक्सेप्ट। एनहांसर करके कोई भी चीज आपके पास ऑपरेरॉन में नहीं होता, एनहांसर करके कोई भी चीज ऑपरेरॉन में नहीं होता, ठीक है। चलो, द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द प्रोकैरियोट टेक्स प्लेस एट, किस किस लेवल पे होता है? प्रोकैरियोट्स में किस लेवल पे होगा? प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है। हम लोग ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेल इफ देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन लैक वाई जीन। अगर लैक वाई जीन में अगर नॉनसेंस म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? हमारे पास जो Z का काम रहेगा वो Y करने लगेगा, बिकॉज नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है ना, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका बनेगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बनेगा जी, बिकॉज आपके लैक वाई जीन में यहां पे आपके पास क्या हुआ बेटा? नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। वाई ग्लूकोज कैन नॉट एक्ट एज ए इंड्यूसर फॉर अ लैक ऑपरेरॉन। भाई ग्लूकोज क्यों नहीं काम करता एज ए इंड्यूसर? बिकॉज दे कैन नॉट बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन। इसके लिए ग्लूकोज नहीं करता है, उसके लिए कौन करता है? तुम्हारे पास लैक्टोज करता है, वो सीधा आपका रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड नहीं कर सकता। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है? लैक्टोज मेरा इंड्यूसर है। अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। नहीं, ऑल द टाइम तुम्हारे पास हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन नहीं अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, the repressor protein will bind to the operator region of the operon and prevent the RNA polymerase from transcribing, ये correct है। In the presence of inducer such as a lactose or allolactose, the repressor is activated by interaction with the inducer, ये हमारा गलत है।
है ना, क्यों गलत है? इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच इज द लैक्टोज और एलोलैक्टोज क्या होगा, ये मेरा इनएक्टिवेट हो जाएगा, दे आर इनएक्टिवेटेड। The lactose operon consists of 5 जीन होते हैं, टोटल 5 जीन्स हैं। कौन कौन से? एक तो इनहिबिटरी जीन है, एक ऑपरेटर हो गया और 3 तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द लैक ओपेरॉन। पढ़िए लैक ओपेरॉन के लिए। ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड a specific repressor, ये करेक्ट है। Y gene will code for a permease which increases the permeability for the beta galactosidase. Regulation of lac operon can be visualized as the regulation of enzyme synthesis by its substrate regulation. सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पे। The elucidation of the lac operon was a result of the close association between, किसके बीच में? जेनेटिक्स थे क्या? जेकब और बायोकेमिस्ट थे तुम्हारे मोनोड। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। जेनेटिक्स कौन थे तुम्हारे पास? जेकब थे और बायोकेमिस्ट थे हमारे पास मोनोड। इन द लैक ओपेरॉन द स्ट्रक्चरल जीन इज स्विच्ड ऑफ व्हेन। स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ कब किया जाएगा? जब बताओ, जब रिप्रेसर आपका ऑपरेटर से बाइंड कर जाए। इन द यूकैरियोट्स रेगुलेशन को अपन कौन से लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं जी? ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए और ट्रांसलेशनल लेवल, हर लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। मार्क दी इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है लैक ओपेरॉन को लेकर? इनकरेक्ट ऑप्शन ये तुम्हारे पास कंट्रोल करेगा कैटाबॉलिक पाथवे। व्हेन विल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द लैक ओपेरॉन विल बी मिनिमम? कब तुम्हारे पास रेट जो है ना वो कम रहेगा, मिनिमम रहेगा? कब? जब लैक्टोज अगर मिनिमम रहेगा मीडियम में, अगर लैक्टोज मीडियम में कम रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी कम रहेगा। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू आज अ ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, ये क्या शो करेगा? सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे क्या? सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में शो करेगा। इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रैंड्स आर डिटेक्टेड बाय, कैसे? तो ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं बेटा। इन अ क्राइम इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कलेक्ट द डिफरेंट बायोलॉजिकल सैंपल फ्रॉम द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज नॉट हेल्पफुल? कौन सा सैंपल हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है? वो है इरेथ्रोसाइट। क्यों भैया? इनमें कोई भी आरबीसी नहीं होता, इनमें आरबीसी नहीं होता। बेटा एक सेकंड देना बस। अरे बच्चे मस्ती कर, ओके ठीक है। तो कोई भी आरबीसी नहीं होता। बीएनटीआर वेरीज इन द साइज फ्रॉम, कहां से कौन से साइज से वो वेरी कर रहे हैं? तो 0.1 से लेके 20 केवी। अच्छा, Alec Jeffrey uses satellite DNA as a proof that shows a very high degree of polymorphism. उसको क्या बोला गया? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं उसको, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए इज अ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज, सैटेलाइट डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये आपका हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है इन द पॉपुलेशन, ऑल्सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द इंडिविजुअल। Allelic frequency variation can be described as the DNA polymorphism if more than one allele at a locus occur in the human population with a frequency greater than 0.01। ये मैंने एक शॉर्ट्स करवाया था इसके ऊपर, एक शॉर्ट्स बनाया था इसके ऊपर, ये सवाल एक पेपर में आ सकता है। दिस सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुड बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज करोगे आप? तो पीसीआर से अपन इंक्रीज कर सकते हैं। वीएनटीआर कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तो ये मिनी सैटेलाइट से बिलोंग करता है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग,
करेक्ट स्टेप और सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले अपन डीएनए को आइसोलेट करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फिर क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करवाएंगे डीएनए को विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर क्या कराएंगे हम लोग, उस डीएनए को हम लोग सेपरेट करवाएंगे, यस, फिर बाद में हम लोग ट्रांसक्राइब कराएंगे, ओके, ब्लॉटिंग करवाएंगे, है ना, ट्रांसफर करवा देंगे उसको, फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन होगा। द टर्म साउदर्न ब्लॉटिंग रिफर्स टू, साउदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग का मतलब द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरोसिस जेल टू नाइट्रोसेल्यूलोसिक शीट, है ना, ये होता है जी। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ बोथ जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलो 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। हमको इसी से मतलब है क्या, हमको इसी से मतलब आपका होता है जी, रिपीटेटिव डीएनए। अच्छा, सम ऑफ द स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बताओ। हाँ, वो रिपीटेटिव डीएनए होता है ना। पहले तुम डाइजेशन कराओगा डीएनए का विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा डीएनए फ्रेगमेंट का, फिर ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में आप लोग ऑटो रेडियोग्राफी करवाओगे। सैटेलाइट डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सैटेलाइट डीएनए वाई वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इन द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग द टर्म प्रोब रिफर्स टू, प्रोब का मतलब क्या होता है जी, व्हेन अ रेडियोएक्टिव लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंडिविजुअल, इट रिलाइज ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ मिनी सैटेलाइट, नंबर ऑफ मिनी सैटेलाइट एंड साइज ऑफ मिनी सैटेलाइट। चलो, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, फाइंड द मिसिंग स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, चलो सबसे पहले ये ए विल बी योर आइसोलेशन, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, फिर हमने डाइजेशन कर लिया, सेपरेशन हो गया, और सेपरेशन के बाद क्या आएगा, अब सेपरेशन के बाद क्या आएगा, बी विल बी योर, अरे यार ये ऊपर क्यों, ये बी क्या होगा, चलो मैं इसका ऑप्शन दिखाऊंगा पहले। बी सेपरेशन के बाद हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे, ओके, ब्लॉटिंग करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। अरे बाप रे, कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा है यार ये। तो हमने सबसे पहले आइसोलेशन किया, फिर हमने ट्रांसफर किया, ब्लॉटिंग किया, ब्लॉटिंग ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेसाइज द मेम्ब्रेन, और लास्ट में तुम्हारे ऑटो रेडियोग्राफी आ गया। ओके, तो ये सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 96, ये आपको देख कर जाना है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू, बेटा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन एंड म्यूटेशन की वजह से। इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डाइजेशन ऑफ डीएनए इज फॉलोड बाय साउदर्न ब्लॉटिंग, नहीं सर, डाइजेशन ऑफ डीएनए इज फॉलोड बाय दी इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं ना, अगला स्टेप यही होता है ना, देखो ना, डाइजेशन हुआ डीएनए का डाइजेशन हुआ, उसके बाद अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाया। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीक्वेंस टेक्निक लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब इज यूज्ड। वीएनटीआर अपन क्यों यूज करते हैं, वीएनटीआर क्यों यूज करते हैं, ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए प्रोब्स यूज इन द फिंगरप्रिंटिंग आर, किसको यूज करते हैं हम लोग, डीएनए सेगमेंट को यूज करेंगे हैविंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ओके, बिकॉज इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, उसके लिए हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, ओके, डीएनए होगा नहीं उसके पास। चलो, ओके, मॉड्यूल 2 कर ले, 47 एमसीक्यूज है, हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा, फटाफट निपटा लेते हैं, जिनमें अभी अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, लास्ट पार्ट है ये, लास्ट पार्ट है। द लोएस्ट जीन एंड लार्जेस्ट जीन एंड मैक्सिमम जीन कौन है, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, लोएस्ट जीन 231 जीन होता है आपके पास वाई क्रोमोसोम में, लार्जेस्ट जीन आपका एक्स हो गया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन जो है आपके पास वो फर्स्ट क्रोमोसोम में देखने को मिलता है जी। ओके, कितना है 2968 जीन। रीड द स्टेटमेंट 1 to 4 और कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, यहां पे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द ट्रांसक्रिप्शन, यही पूछा हुआ है ना, चलो। इन ट्रांसक्रिप्शन थायमीन विल पेयर विद यूरासिल, क्या थायमीन तुम्हारे यूरासिल से पेयर करेगा? एक सेकंड दो यार, इसके टाइपो में कुछ एरर तो नहीं है ना, एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, रेगुलेशन ऑफ अ लैक ऑपरेंड बाय द रिप्रेसेस द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव रेगुलेशन, ये करेक्ट है। ओके, ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 80,000 जीन्स। एक न्यूक्लियोसोम में तुम्हारे 200 बेस पेयर्स होते हैं। ओके, 200 बेस पेयर होते हैं। वन न्यूक्लियोसोम कंटेन 146 बेस पेयर। अच्छा, लिंकर डीएनए भी ये गलत हो जाएगा, है ना? नहीं, लैक ऑपरेंड का जो रेगुलेशन है वो तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा। और अप्रोक्सीमेटली यहां पे कितने जीन्स थे, अब वो करेक्ट पूछा हुआ है ना, अप्रोक्सीमेटली 25,000 से 20,000 से 25,000 जीन थे। ये भी एक इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इन ट्रांसक्रिप्शन थायमीन नहीं, ओनली 2 इज योर करेक्ट। ये एक ही स्टेटमेंट आपके पास यहां पे करेक्ट है, ओनली एक ही स्टेटमेंट आपके पास यहां पे करेक्ट है जी। एचजीपी वाज लॉन्च इन द फॉलोइंग ईयर, कौन से ईयर में तुम्हारे पास लॉन्च हुआ है? नहीं, 146 एक न्यूक्लियोसोम जो है वो 200 बेस पेयर कंटेन करता है। एक मिनट रुको ना, एक न्यूक्लियोसोम जो है 200 बेस पेयर अपने पास कंटेन कर रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहां पे कोर के बारे में नहीं, 146 तुम्हारा कोर होता है, लेकिन न्यूक्लियोसोम में अपन लिंकर डीएनए को भी लेकर चलते हैं। यस, डन, सॉर्टेड है। तो ह्यूमन प्रोजेक्ट तुम्हारा 1990 में शुरू किया गया था। Beside providing the clues to understanding the human biology, learning about the non-human organism, DNA sequence can lead to the understanding of their natural capability that can be applied toward the solving the problems. Okay, अब ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? एलसी के बारे में या एचजीपी के बारे में? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? एचजीपी के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इज अ अप्रोच प्रैक्टिस इन। ओके, ईएसटी टेक्निक अपन कहां पे यूज करते हैं? तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग में अपन यूज करते हैं ये टेक्निक। एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एसएनपी क्या होता है? एसएनपीज क्या होते हैं? द लोकेशन ऑन द जीनोम वेयर द सिंगल बेसिस ऑफ द डीएनए डिफर्स। एसएनपी यही होता है ना जहां पे सिर्फ सिंगल डीएनए के बेसिस डिफर करते हैं। सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज टर्म्ड एज, इसे सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं क्या? इसे सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है जी। द टोटल नंबर ऑफ द जीन वाज एस्टिमेटेड वाज कितना? 30,000 जीन को एस्टिमेट किया गया था इनिशियली। इन द एचजीपी मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल सच एज, कौन कौन सी वो नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं? नॉन ह्यूमन मॉडल्स, एक तो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, सिनोरेप्टाइटिस है, ड्रोसोफिला, प्लांट लाइक, राइस एंड आर्बिडोप्सिस। याद रखना, वीट मत टिक करके आना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। याक इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड इन द बायोटेक फॉर क्लोनिंग, स्टैंड फॉर, ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है याक। चलो, इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट द ह्यूमन जीनोम हैज अ 1 लाख जीन, बट द डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज शोन द नंबर ऑफ जीन, अप्रोक्सीमेटली कितने जीन्स मिले? कितने मिले? 20,000। ओके, 20,000, isn't it? ठीक है, जो कि बहुत कम हो गया। ईएसटी
एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है? ईएसटी क्या होता है? ईएसटी, ईएसटी इज योर जीन दैट इज एक्सप्रेस्ड एज अ आरएनए। याद रखना, ईएसटी का मतलब क्या होता है? वो जीन जो कि तुम्हारे आरएनए की तरह एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन्हें अपन ईएसटी कहते हैं जी। एवरेज लेंथ आपका एचएनआरएनए का क्या था? एवरेज लेंथ 3000 बेसिस। HGP was closely associated with the rapid development in bioinformatics. ओके, कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है बेटा? कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? इनकरेक्ट। रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ द डीएनए रिपीटेड 2 to 3 टाइम इन द डीएनए सीक्वेंस। ये इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है? व्हाई इज दिस इनकरेक्ट? ओके, 2 to 3 टाइम्स नहीं होगा बेटा, मेनी टाइम्स। रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ अ डीएनए विच इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, जो कि बहुत बारी रिपीट हुआ है ना? और ये सब सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाउ मेनी लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द ह्यूमन जीनोम हैविंग द सिंगल बेस का डिफरेंस? सिंगल बेस डिफरेंस कितने लोग में देखने को मिला? 1.4 मिलियन। सिनोरेप्टिडाइटिस एलिगेंस जो है वो फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक क्या है? नीमेटोड है क्या? नीमेटोड। ऐसे एसएनपी कैन बी यूज्ड फॉर, एसएनपी अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं? फाइंडिंग द क्रोमोसोमल लोकेशन, मेनी बेसिस ऑफ द डीएनए, ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री और इवोल्यूशन के लिए। नंबर ऑफ जीन इन द वाई क्रोमोसोम, फर्स्ट क्वेश्चन देखा 231 और 2968 तुम्हारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 में था। ईएसटी रिफर टू दी, क्या अभी अपन कहते हैं ईएसटी का मतलब होता है वो जीन जो कि आरएनए की तरह आपका एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2। 21 क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड, एवरेज जीनोम 3000 बेसिस, क्रोमोसोम 1 2968 जीन्स और वाई क्रोमोसोम 231। लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम डिस्ट्रोफिन कंसिस्ट ऑफ कितने बेसिस? डिस्ट्रोफिन कंसिस्ट ऑफ कितने बेसिस? 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। Commonly used host were a bacteria and yeast and vectors were called as BAC and YAC. कहते हैं क्या? चलो, the project of sequencing the human genome is completed in year 2023. 23 नहीं है, 2003 है वो। अच्छा, लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड, ओके, व्हेन इट वाज सीक्वेंस्ड, कब इसको कंप्लीट किया गया? कब कंप्लीट किया गया बेटा? तो क्रोमोसोम 1 को सीक्वेंस किया गया था मई 2006 में। एलसी स्टैंड फॉर, एलसी स्टैंड फॉर इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। 1990 एचजीपी को लॉन्च किया गया। 2003 में क्या हुआ बेटा? एचजीपी को कंप्लीट किया गया। एलसी जो है एड्रेसेस दी इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन द बायोलॉजी। Identify the country that was a part of HGP. UK, जापान, चाइना, फ्रांस और जर्मनी, ये सब पार्ट थे क्या? ऑल वेर अ पार्ट। ओके, टोटल परसेंटेज ऑफ जीन विच कोड फॉर द प्रोटीन कितने? ओके, टोटल परसेंटेज ऑफ जीन लेस देन 2%, लेस देन 2%, लेस देन 2%। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ कितना? ये 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था क्या? जो कि 1990 से 2003 तक ही आपके पास चला है जी, है कि नहीं? चलो, द नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस्ड इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वेयर, वीट और राइस नहीं था, मंकी और एप नहीं था, एक एसिक हेलिमेंथेसिस और एक इंसेक्ट थे, है कि नहीं? सिनोरेप्टिडाइटिस जो है ना वो नीमेटोड था और इंसेक्ट कौन था यहाँ पे? ड्रोसोफिला। एचजीपी लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज, लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन कौन सा है? कौन सा? तो डिस्ट्रोफिन है, जो कि आपको एक्स क्रोमोसोम पे देखने को मिलता है जी। द परसेंटेज ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द टू इंडिविजुअल इज 99.9% सेम है क्या? 99.9% सेम है जी। द कॉमनली यूज्ड होस्ट, कॉमनली कौन सा अपन होस्ट यूज करते हैं? बैक्टीरिया और ईस्ट को यूज करेंगे क्या? ओके, और उनके कॉमनली वेक्टर कौन है जी? बैक और यैक होते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं. Assertion. In the recombinant DNA technology, human genomes are often transferred into the bacteria or the yeast. Both bacteria and yeast multiply very fast to form a huge population. Reason properly समझा रहा है. 35th question. HGPs are closely associated with the rapid development of the new area in the biology called bioinformatics. The project of the sequencing human genome was launched in year 1990. Correct. If the genetics use a blind approach for sequencing the whole genome of an organism, followed by assignment of the function to a different segment, तो कौन सा मेथड ये अडॉप्ट किए होंगे? ये आपका अडॉप्ट करते हैं जीन मैपिंग और EST नहीं, इसे सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है. इसे अपन सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं. ब्लाइंड अप्रोच है ना, सीक्वेंस एनोटेशन. HGP was started under the coordination of तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनके कोऑर्डिनेशन से शुरू किया गया था क्या? The functions are unknown over 60% of the discovered gene. हमें फंक्शन ही पता नहीं है. 60% है क्या वो? ये गलत है. 50% आएगा. 50%. ह्यूमन जीनोम कंटेन 316.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस. तो ए इनकरेक्ट है, बी तुम्हारे पास करेक्ट है. रिपीटिव डीएनए मेक्स अप द वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिए और क्रोमोसोम डायनामाइजेशन के लिए और इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है. The credit for developing a method for determining the nucleotide sequence in the DNA as well as the amino acid sequencing, फ्रेडरिक सैंगर को दिया गया क्या? बिकॉज इन्होंने सीक्वेंस एनोटेशन के बारे में बात की थी. फ्रेडरिक सैंगर को दिया गया था. ओके, जिससे कि अपन अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, है कि नहीं, प्रोटीन्स के अंदर. ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली, इट कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर. अच्छा, कि अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा बैठा था यहाँ पे? HGP को कंप्लीट करने में 9 बिलियन खर्चा हुआ. 9 बिलियन. ओके, 9 बिलियन. और पर बेस पेयर कितना खर्चा होता था बेटा? पर बेस पेयर इट वाज $3. फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, सिलेक्ट द करेक्ट वन. कौन सा करेक्ट फीचर है यहाँ पे? करेक्ट फीचर है The human genome contains the 316.4 million न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर. ये करेक्ट है. एवरेज जो जीन था साइज वो 3000 बेस पेयर का था. लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर दी प्रोटीन. रिपीटेटिव सीक्वेंस रिपीटेड मेनी टाइम्स. क्रोमोसोम 1 हैविंग द मोस्ट ऑफ द जीन. ऑलमोस्ट 99% 9 इंडिविजुअल्स आर सेम. ऑल एक्सेप्ट 2 इज. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Sanger is credited for developing the method for determination of the amino acid sequence. Sequencing was done using the automated DNA sequencer that worked on the principle of the method developed by the Frederick Sanger. Computer programs were used to arrange the sequence of DNA. दिमाग लगाओ. पहली बार स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है. क्यों? सैंगर को डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन दी प्रोटीन ना, डीएनए नहीं आएगा. प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया था. ये फर्स्ट इनकरेक्ट है. सेकंड और थर्ड तुम्हारे पास करेक्ट है. हाउ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स वेयर जनरेटेड इन द HGP. कैसे बनाया गया था? फिजिकल और जेनेटिकल मैप कैसे बनाया गया? 45th, by using the restriction endonuclease recognition site microsatellite. Okay, yes. चलो, the DNA of the following plant is sequenced. following plant बोला हुआ है यहाँ पे बेटा. प्लांट बोला हुआ है तो गलती मत करो. प्लांट बोला हुआ है तो Arabidopsis और राइस. The number of gene which is found in the chromosome number 1 कितना मिलता है? कितना मिलता है बेटा? तो 2968 और Y में 231 जी. मजा आ गया? ओके, यस. तुमको नीट में आज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा. नीट में आपको आज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा. ओके, हम लोगों ने 1 घंटे से भी कम टाइम में बेटा सॉल्व कर लिया. 1 घंटे से भी कम टाइम में वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, अब ये पूरे के पूरे 147 क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवाइज कर लो.
बेटा मैंने 2 बजे क्लास ऑलरेडी स्केड्यूल्ड की थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। सोनाली मैम का मैसेज आ गया बिकॉज उनका 12 बजे से क्लास है, अभी वो 4 घंटे चलने वाला है, तो उसके लिए वो क्लास का टाइमिंग चेंज होगा। वो टाइमिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा थोड़ा टाइम के अंदर, ठीक है। आई अपडेट यू द टाइम गाइस। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, प्लीज कमेंट में एक फीडबैक कर देना, कमेंट में एक फीडबैक कर देना। कल मैंने देखा है कमेंट आया था, एक लड़की थी अदिति करके कोई, तो शी मैं कमेंटेड कि टाइम पास, ठीक है। उसके बाद जो उसको ऐसा रिस्पॉन्स मिला है उसके बाद मैंने नहीं देखा है। अच्छा बच्चों ने उसका इलाज करवा दिया। यह देखो क्या होता है ना कि बहुत बड़ी पेड स्पैमर्स करवा के या लोग दूसरे आईडी से आके कमेंट करके जाते हैं। ओके, इतना एमसीक्यू तुमको भरे यूट्यूब पे कोई करा दे तो मुझे बता दो। ऐसा एक सिंगल एजुकेटर, भाई पढ़ाने को तो सब पढ़ा देंगे, सवाल अगर नहीं बनता है तो भैया कुछ मतलब नहीं है, ठीक है कि नहीं। ओके डन। ओके तो ये बात तुम ध्यान रखना। ओके पढ़ाना सबको आता है, सवाल लगाना इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ओके कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके एक अच्छे खिलाड़ी के पीछे एक अच्छा खिलाड़ी कोच की वजह से बनता है। उसके कोच ने उसको मार पीट के वैसा बनाया है कि तब जाके वो जाके ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। वो जब वो इंटरनेशनल मैच खेला तो वहां से वो वर्ल्ड कप लेकर आ रहा है। तो कोच का बहुत मेजर रोल है। अगर मैं ये बता दूं कि भैया यहां पे बॉल लगने से विकेट गिरता है, मैं बॉलर को ये बोल दूं कि भैया तू ना सिर्फ है ना वो जाके स्टंप पे मार देना और वो विकेट गिर जाएगा, तो क्या वो बॉलर कभी अच्छा बॉलर कहलाएगा? नहीं। जब तक वो हैंड ऑन प्रैक्टिस ना करे कि एक बैट्समैन बैट लेके खड़ा है, 3 स्टंप लगा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, किताबी ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, आपको वो प्रैक्टिस में अमल में लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोग प्लीज 2 चैप्टर पढ़ लेंगे जी। ओके ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इवोल्यूशन आज अपन कब निपटाएंगे, और शाम को 6 बजे फुल सिलेबस की मॉक टेस्ट होगी। टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ठीक है, ओके डन। चलो फिर मिलते हैं अभी अपन अगले क्लास के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय सी बाय।